इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट के टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। Where the memory which does not lose its content of failure of power supply it known as। अगर पावर सप्लाई का फेलियर होता है तो वैसा मेमोरी जिसका कंटेंट लूज नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज सिंगल कंटिन्यूअस स्पाइरल ग्रूव। कौन होता है? CD रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? तो इसका आंसर होता है CD रोम। सिंगल कंटिन्यूअस ग्रूव में जो मेमोरी होता है उसको हम बोलते हैं CD रोम। Which of the following memory improves the speed of execution of a program? इनमें से कौन सा मेमोरी है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के स्पीड को इंप्रूव करता है? वर्चुअल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या कैश? ये हमारा होता है कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। कैश इज नथिंग बट अ बफर between CPU and primary memory, between CPU and primary memory। कैश मेमोरी जो होता है CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक बफर के जैसा काम करता है। नेक्स्ट है, एक पाइपलाइन इज हैविंग स्पीड ऑफ फैक्टर एज 10। एक पाइपलाइन है जिसका स्पीड ऑफ फैक्टर 10 है एंड ऑपरेटिंग विथ इफिशियंसी ऑफ 80%, और उसका एफिशिएंसी जो है 80% है। What will be the number of stages? नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि इफिशियंसी ऑफ पाइपलाइन। क्या? इफिशियंसी ऑफ पाइपलाइन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेजेस। ये आपका इफिशियंसी पाइपलाइन के निकालने का फॉर्मूला है। इफिशियंसी ऑफ पाइपलाइन इक्वल टू स्पीड ऑफ फैक्टर बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। अच्छा, इफिशियंसी कितना दिया हुआ है? 80% दिया हुआ है। स्पीड ऑफ फैक्टर हमारे पास 10 है, तो हम ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेजेस, यानी 10 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टेजेस। इसका परसेंटेज अगर हम हटाएं तो ये हो जाएगा 80/100 बराबर 10/में नंबर ऑफ स्टेजेज हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टेजेज, अगर ये 0 से 0 हट जाए, ठीक है, इसको इधर हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ स्टेजेज कितना आ जाएगा हमको? नंबर ऑफ स्टेजेज हमारे पास आ जाएगा 100/10। 12/96 और 5×6 = 40, यानी 12.5। कितना आएगा हमारे पास? 12.5। लेकिन जब भी हम पाइपलाइन का, तो नंबर ऑफ स्टेज होगा हमारे पास 12.5 होगा नहीं, पॉइंट का स्टेज होता है, एक स्टेज होगा, 2 स्टेज होगा, 3 होगा, ठीक है, ये इंटीजर में होना चाहिए। तो जब भी पाइपलाइन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब हमारा आंसर इंटीजर नहीं आता है तो हम इसका सीलिंग वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? सीलिंग वैल्यू ऑफ 12.5। सीलिंग वैल्यू 12.5 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 13। तो इसका जो नंबर ऑफ स्टेज है वो कितना आ जाएगा? 13, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बोल रहा है, ए नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक 50 नैनोसेकेंड टू प्रोसेस अ टास्क। द सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन अ 6 सेगमेंट पाइपलाइन। जो ये पाइपलाइन सिस्टम है 50 नैनोसेकेंड लेता है, उसको क्या करना है? 6 सेगमेंट पाइपलाइन में हमको प्रोसेस करना है विथ ए क्लॉक साइकिल ऑफ 10 नैनोसेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ पाइपलाइन फॉर 100 टास्क। तो 100 टास्क के लिए हमको स्पीड ऑफ रेशियो निकालना है। अच्छा, यहां से हम निकालना चाहें स्पीड ऑफ रेशियो क्या होगा? स्पीड ऑफ रेशियो, तो ये हमारे पास हो जाएगा टाइम टेकन बाय नॉन पाइपलाइंड
नॉन पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए टाइम टेकन बाय नॉन पाइपलाइन, तो हमारे पास कितना टास्क है, टोटल 100 टास्क है, ठीक है, और एक टास्क में कितना समय लगता है, 50 नैनो सेकेंड का, तो टोटल टाइम हमारे पास आएगा कितना, 100 गुने 50 नैनो सेकेंड। अब देखिए अब आते हैं पाइपलाइन टाइम के पास। एक सिस्टम जो नॉन पाइपलाइन में कितना टाइम लेता है, 50 नैनो सेकेंड, 100 टास्क का कितना ले लिया, 100 गुने 50 नैनो सेकेंड। अब हम आते हैं टाइम निकालने के लिए पाइपलाइन सिस्टम के पास, तो 100 टास्क उसको पाइपलाइन से सॉल्व करना है। यहाँ पर 100 टास्क है, ठीक है, तो जो पहला टास्क है हमारा एक टास्क, ठीक है, ये एक टास्क जो है, तो जितना हमारे पास सेगमेंट है, ठीक है, उतना वो टाइम लेगा, तो 6 सेगमेंट गुने 10 इतना टाइम लेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कितना सेगमेंट बनेगा। तो ये जो एक, यहाँ से समझिए 1 2 3 4, यहाँ से हमारे 100 टास्क हैं, जो पहला टास्क है, ठीक है, वो कितना सेगमेंट लेगा, 6 सेगमेंट, टोटल कितना लेगा 6 सेगमेंट, प्लस जो बाकी कितना बच गया, 100 में से एक बच गया, कितना टास्क बच गया, 100 में से यानी कितना बच गया, 99। तो अब बाकी जो ये बचा है टास्क, वो अपने एक एक टास्क के लिए एक एक क्लॉक साइकिल लेगा। पाइपलाइन में ये खासियत है, एक एक क्लॉक साइकिल लेगा, तो टोटल क्लॉक साइकिल कितना हो गया, 99, यानी टोटल क्लॉक साइकिल हो गया 99, ठीक है। और एक क्लॉक साइकिल जो है वो 10 नैनो सेकंड का समय लेता है, तो टोटल क्लॉक साइकिल इतना हो गया, और ये 10 नैनो सेकंड का समय ले लेगा। एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया हमारे पास 100, 500 अब बटा में, ये हो गया हमारे पास 105। अगर इसको भाग दें तो 420 4.76, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि अगर इसका स्पीड अप रेशियो की बात करें तो वो आएगा हमारे पास 4.76, ऑप्शन नंबर थर्ड। बोलता है कंपेयरिंग द टाइम P1 टेकन फॉर ए सिंगल इंस्ट्रक्शन, कितना इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन है, ऑन ए पाइपलाइन सीपीयू विथ टाइम T2 टेकन ऑन नॉन पाइपलाइन बट आइडेंटिकल सीपीयू। एक ही सीपीयू में टाइम T1 लेता है जब उसको पाइपलाइन के थ्रू सॉल्व किया जाता है, और टाइम T2 लेता है जब उसको नॉन पाइपलाइन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो हमारे पास पाइपलाइन वाला टाइम है T1, वो हमारा बड़ा या बराबर हो जाएगा T2 से, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हम पीछे देखिए अभी, जब एक मेरे पास टास्क होता है तो जितना सेगमेंट बना है हम पाइपलाइन के लिए उतना टाइम ले लेता है, ठीक है। तो पाइपलाइन के मान लीजिए 6 सेगमेंट बनाया तो हम 6 सेकंड समय ले लेगा, नॉन पाइपलाइन में कोई सेगमेंट नहीं बनाया तो वो 1 सेकंड समय लेगा। और ये समय बढ़ क्यों जाता है, ठीक है, ये समय इसलिए बढ़ जाता है कि जब हम नॉन पाइपलाइन सिस्टम को, जब पाइपलाइन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जब नॉन पाइपलाइन सिस्टम को हम पाइपलाइन सिस्टम बनाते हैं, तो उसको पाइपलाइन सिस्टम बनाने के लिए हम रजिस्टर का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं। और ये रजिस्टर जो होता है मेमोरी ट्रांसफर करने में डिले करता है, इस कारण से ये टाइम जो हमारा होता है वो बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन सेकेंड जो था वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है। इमीडिएट एड्रेस मोड, अच्छा ये सब मोड क्या है, ये सब मोड जो है हम निकालते हैं इसको इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए कि हमारा ऑपरेंड कहां पे है, ऑपरेंड कहां पे है, हम इसको यूज करते हैं इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेस मोड क्या होता है, इमीडिएट एड्रेस मोड होता है जिसमें ये डाटा आपका एक्चुअली में गिवन होता है, ठीक है। इमीडिएट एड्रेस मोड क्या होता है, डाटा आपका एक्चुअली में गिवन होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं क्या, एग्जांपल के लिए मूव R1 #10, ये बताता है कि 10 हमारा डाटा है जो कि R1 में गया है। अगर हम लिख ले मूव R1 10, तो ये बताएगा कि 10 हमारा एड्रेस है, और वहां पे जाइए उस एड्रेस पे जो भी डाटा होगा उसको R1 में डालिए, ठीक है। तो हैश बताता है क्या, ये मेरा एक्चुअल का डाटा है, एड्रेस नहीं है। तो इमीडिएट एड्रेस मोड में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑपरेंड को डालते हैं, कांस्टेंट है हमारे 10, तो इमीडिएट एड्रेस मोड में किसको डालते हैं, कांस्टेंट ऑपरेंड को डालते हैं, यानी A का 6। देखिए A का 6 हमारे पास दो जगह है, फर्स्ट और 4। हम आते हैं B के पास, डायरेक्ट एड्रेस मोड। डायरेक्ट एड्रेस मोड जो होता है ये आपका, इसमें हम लोग डायरेक्ट एड्रेस दे देते हैं,
ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो होता है टेक्निक है मेमोरी एड्रेस का, जहां पे ऑपरेंड जो होता है, ठीक है, वो स्पेशली स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में ही खुद स्पेसिफाई होता है। तो ये हम कहते हैं किसके लिए, लोकल वेरिएबल्स के लिए, यानी ऑप्शन बी का ए, जो कि ऑप्शन ए में है। बाकी हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस मोड क्या होता है। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में होता है आपका कि हम उसमें एड्रेस देते हैं और वहां जा करके एक और एड्रेस मिलता है जहां से हमको एक्चुअल डाटा मिलता है। जैसे अगर हमारे कोई, जैसे इसी को लिखे हम मूव R1 10, ठीक है, तो ये 10 मेमोरी एड्रेस पे जाएगा। जैसे यहाँ मेमोरी एड्रेस 10 पे गया, ठीक है, 10 पे उसको एक और एड्रेस मिला 100 पे, फिर वहां पे 100 मेमोरी एड्रेस पे जाएगा और वहां 100 मेमोरी एड्रेस पे जो डाटा होगा वो डाटा आपको यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जो आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है, पॉइंटर का जैसा, वो एड्रेस के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इंडेक्स एड्रेस, इंडेक्स एड्रेस मोड क्या होता है, इंडेक्स एड्रेस मोड होता है कि हम इसमें जो होता है इंडेक्स रजिस्टर के वैल्यू को, इंडेक्स रजिस्टर के वैल्यू को बेस एड्रेस में ऐड करते हैं, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू को हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरे पास इंडेक्स रजिस्टर है तो इसका जो बेस एड्रेस है, ठीक है, इसको हम इंडेक्स के एड्रेस में ऐड करते हैं। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, एक टाइप के अरे जैसा दिखा रहा है। तो ये चौथा जो होता है हम यूज करते हैं अरे के लिए। बेस एड्रेस मोड क्या होता है, तो बेस एड्रेस मोड में जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है वो बेस एड्रेस, सॉरी, बेस रजिस्टर का जो कंटेंट है हम उसमें उसको डालते हैं, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं मेनली किसके लिए, रिलोकेटेबल प्रोग्राम के लिए, ठीक है। क्योंकि जो ये बेस एड्रेस है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट है और बेस एड्रेस आपको कहां से मिलता है, प्रोग्राम काउंटर से। कहां से मिलता है, ये आपको प्रोग्राम काउंटर से मिलता है बेस एड्रेस। तो डिस्प्लेसमेंट में बेस एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर बदलेगा तो आपका पूरा पूरा प्रोग्राम बदल जाएगा। तो हम किसी प्रोग्राम को रिलोकेट करने के लिए हम इस मोड का यूज करते हैं। और रिलेटिव एड्रेस मोड ये होता है आपका, कौन बचा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एड्रेस मोड में हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा एड्रेस है वो मेनली यूज होता है ब्रांच और जंप इंस्ट्रक्शन के लिए। इसके लिए ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शन के लिए हम इस मोड को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन दैट वाज फेच्ड इन द फेच साइकिल, ठीक है। कौन सा साइकिल है जो फेच साइकिल में फेच किए गए इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको समझता है, या हम ये बोल सकते हैं उसको डिकोड करता है। ये किस साइकिल में करेगा, ये डिकोड साइकिल में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास एड्रेसिंग मोड फैसिलिटेट एक्सेस टू एन ऑपरेंड हुज लोकेशन इज डिफाइंड, ठीक है, हुज लोकेशन इज डिफाइंड इन रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन विच इट अपीयर्स, यानी किसी डाटा स्ट्रक्चर का बिगिनिंग का हमको एक एड्रेस जो है वो पता होता है। तो किसमें होता है, हमने अभी देखा है, ये होता है आपका इंडेक्स में। इसमें होता है इंडेक्स में, ऑप्शन नंबर थर्ड। द मोस्ट रिलेवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड, ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो बेस्ट सुटेबल है पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड को लिखने के लिए। डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, रिलेटिव मोड या इंडिपेंडेंट मोड। तो ये है आपका रिलेटिव मोड। रिलेटिव मोड में हम क्या यूज करते हैं, आपका जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां पे वो इंस्ट्रक्शन होगा वहां पे हम क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, तो उसके लिए वो पोजीशन इंडिपेंडेंट ये कोड हमको अलाउ करता है। Which of the following instruction is an example of direct addressing mode? इसमें कौन सा एग्जाम्पल है जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। मूव ए बी, LDA 2050, 05 हॉल्ट, ये तो है नहीं कुछ, तो बच्चा आपका ये सेकंड जो है आपका वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। The sequence of events that happens during a typical fetch operation, fetch operation में कौन सा इवेंट जो होता है वो होता है, ठीक है। इन चारों इवेंट्स में बताना कौन सा इवेंट होता है।
तो जब हम फेच ऑपरेशन करते हैं, जैसे हम 3 ऑपरेशन करते हैं ना, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो फेज इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के पहले कौन कौन सा काम होता है वो बताना है। तो ये होता है आपका फर्स्ट वाला। क्या होता है इसमें कि जो एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो आपका पीसी जो है वो MAR को ट्रांसफर करता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को ट्रांसफर करता है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका उसके एड्रेस कहां दे देता है, MAR में। अच्छा, ये क्या रखा है आपका, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस रखा है, एड्रेस रखा है। उस एड्रेस पे जो मेमोरी होगा, ठीक है, वहां से उस मेमोरी के, इस मेमोरी में जो भी होगा, तो हम इंस्ट्रक्शन मान के चले तो उस मेमोरी क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगा। तो MAR से मेमोरी, तो MAR में जो एड्रेस था उस एड्रेस के मेमोरी पे जाएगा और वहां पे जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको वो रीड करेगा। उसके बाद मेमोरी टू MDR, जो इंस्ट्रक्शन रीड किया है उस इंस्ट्रक्शन को वो MDR में डाल देगा। इस रजिस्टर में वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को डाल देगा। ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इसमें वो डाल दिया। जब ये डाटा डाल दिया तो फिर क्या है, MDR से आई, तो जो ये डाटा यहाँ पे आया है उसको ये फिर IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफर कर देगा। यहां से ये काम करेगा क्या करने का, डिकोड करने का। ठीक है, ऐसा में क्या कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस था किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो डाल देगा किसमें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अच्छा, इसका मेमोरी मिल गया किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, तो वो मेमोरी एड्रेस मिल गया तो वहां से हो जाएगा उस मेमोरी पे, उस इंस्ट्रक्शन को ये रीड करेगा। रीड करने के बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन था उसको MDR के पास ट्रांसफर कर देगा। MDR ट्रांसफर कर देगा किसको, फिर IR को, और IR क्या करेगा, वहां से अपना वो डिकोड करना इसको चालू कर देगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क एल्गोरिदम। रिस्क क्या होता है, रिस्क का फुल फॉर्म होता है आपके पास रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और ये एक तरह का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हाईली पाइपलाइन, मल्टीपल रजिस्टर सेट, बोथ A एंड B, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आपके पास थर्ड, बोथ 1 एंड 2। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखिए जो आपको आता है, देखिए ऑटो डिक्रीमेंट किसके लिए काम करेगा, लूप के लिए। ऑटो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट किस लिए काम करेगा, लूप के लिए। C का 1 देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके बाद देखिए तुमको कौन सा आसान लगा, इमीडिएट। इमीडिएट किसके लिए होता है, कांस्टेंट एड्रेसिंग के लिए। किसके लिए, कांस्टेंट एड्रेसिंग के लिए, यानी B का थर्ड यहाँ है, यानी कि आपका आंसर हो गया थर्ड, A का सेकंड, B का थर्ड और C का फर्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास, which of the most appropriate match for the items in the first column with the items in the second column। इसी से मैच करना है हमको। क्या इसमें से देखिए कौन सा है मेरे पास, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो होता है वो क्या होता है आपके पास, हम बताए थे आपको कि इंडेक्स है, इसके बेस एड्रेस को ये रखता है, तो ये कैसे कैसे दिख रहा है, अरे के जैसा। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो होता है किसमें होता है, अरे इंप्लीमेंटेशन में होता है। किसमें होता है, अरे इंप्लीमेंटेशन, B का 1, और B का 1 देखिए आपके पास एक ही में है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आप आंसर को छाड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, which of the following addressing modes are suitable for program relocation at runtime। प्रोग्राम रिलोकेशन किसमें होता है बताइए, हम बताए थे आपको प्रोग्राम रिलोकेशन होता है बेस एड्रेसिंग मोड होता है, बेस एड्रेसिंग मोड होता है ये आपका। ठीक है, यानी कि सेकंड। तो सेकंड आपके पास देखिए यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसके साथ साथ रिलेटिव एड्रेस जो होता है, रिलेटिव एड्रेस में क्या होता है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में प्रोग्राम काउंटर में आपका जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऐड करके हम इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में डिस्प्लेसमेंट ऐड करके हम इफेक्टिव एड्रेस निकालते हैं। तो ये भी जो एड्रेसिंग मोड है आपका, वो जो होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है आपका प्रोग्राम को रिलोकेट करने में।
तो सेकेंड और थर्ड जो इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू सुपरवाइज ईच इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू। एक सेकंड, चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू सुपरवाइज ईच इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू। कौन सा इसमें यूनिट है जो इंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करता है? तो ये कहता है आपका कंट्रोल लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी को हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग मैनेजर या कंडक्टर भी कहते हैं। इसको मैनेजर या कंडक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स। कौन सा यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए वेरियस ऑपरेशंस के बीच में? तो फिर से आपका हो जाएगा ये कौन सा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होता है आपका रिस्पॉन्सिबल है सुपरवाइजिंग के लिए, जो पीछे क्वेश्चन में हम देखा, सुपरवाइजिंग के लिए और कोऑर्डिनेटिंग के लिए। किसके लिए? सुपरवाइजिंग के लिए और कोऑर्डिनेटिंग के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, द रजिस्टर विच कंटेन्स द डाटा। ठीक है, रजिस्टर विच कंटेन्स द डाटा टू बी रिटेन इनटू और रीड आउट ऑफ द एड्रेस्ड लोकेशन इज कॉल्ड। ऐसा रजिस्टर जो कि डाटा को राइट करता है उस किसी एड्रेस लोकेशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या इंडेक्स रजिस्टर। किसको रीड करता है? डाटा को रीड करता है, तो ये हो जाएगा मेमोरी डाटा रजिस्टर। अगर यहाँ डाटा न दे करके आपको दिया जाता एड्रेस, तो वो आपका आंसर हो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है आपके पास, द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है एंड एग्जीक्यूट देम, उसको एग्जीक्यूट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ये प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? लोड साइकिल, टाइम सीक्वेंसिंग, फेच एग्जीक्यूट साइकिल या क्लॉक साइकिल। तो ये आपका कहलाता है फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है आपके पास, एन इंटरप्ट कैन बी टेम्पोरली इग्नोर्ड बाय द काउंटर इज कॉल्ड। वैसा इंटरप्ट जो कि इग्नोर किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट या लो प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो उसको बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट। ऐसा इंटरप्ट जिसको इग्नोर किया जा सकता है उसको मास्केबल इंटरप्ट, और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है उसको नॉन मास्केबल इंटरप्ट हम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ रेफरेंसेज, the number of references required for the CPU to execute direct mode address reference। डायरेक्ट मोड एड्रेस रेफरेंस के लिए सीपीयू को कितने बार रेफरेंस लेना पड़ता है? 0 बार, 1 बार, 2 बार या 3 बार? तो ये लेना पड़ता है इसको 1 बार। ठीक है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट एड्रेस मोड लिखते हैं तो हम उसमें एक्चुअल मेमोरी एड्रेस लिखते हैं, कोई रेफरेंस नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो वहां पे हमको डाटा मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो लिखे हम मूव R105, तो इसका मतलब है कि हमारा अगर ये मेमोरी है, मेमोरी के अगर हम जैसे एड्रेस 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया, तो 5th एड्रेस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको जो डाटा है वो डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। तो कितना रेफरेंस लेना पड़ा मेमोरी का? तो 1 बार रेफरेंस लेना पड़ा, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सेकंड, 1 रेफरेंस। नेक्स्ट है, द एड्रेसिंग मोड इन एन इंस्ट्रक्शन इज ऑफ द फॉर्म एड 0506। ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है ये कैसा इंस्ट्रक्शन लिखा गया है? तो ये इंस्ट्रक्शन लिखा गया आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो ऐड करना है, ठीक है, 05 एड्रेस और 06 एड्रेस में जो भी कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट है जैसे
ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस है 1 2 3 4 5 6 7। 5 हमारे जगह 10 है और 6 में 20 है, तो इन दोनों को 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना इसके पास 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताता है, मेमोरी एड्रेस बताता है। ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट, ठीक है, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन बताता है। ठीक है, अगर हम इमीडिएट की बात करें, इमीडिएट की बात करें तो इमीडिएट में हम लोग क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट वेरिएबल होता है। और ये कैसे पता चला कांस्टेंट है, तभी हमने देखा था पीछे कि अगर ये ऐसे लिखा रहता ऐड हैश 05 कॉमा हैश 06, इसका मतलब कि मेमोरी एड्रेस नहीं है, यही हमारा डाटा है, यानी इसका आंसर आ जाता 5 और 6 कितना आ गया 11। इसका आंसर कितना आ जाता 11 आ जाता। ठीक है, अब बोले इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो एड्रेस होता है वो रजिस्टर में होता है, और ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ऐड 05,06। अब जो हमको खोजना है वो हमको मेमोरी में नहीं खोजना है, हम कहाँ खोजना है, हमको रजिस्टर में खोजना है। वैसा रजिस्टर जिसका नाम 05 है और वैसा रजिस्टर जिसका नाम 06 है, उसमें जो कंटेंट होगा उसको हमें जाकर के ऐड कर देना। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन पुश बी। पुश बी में जो इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है, यानी यही इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, पुश बी जो इंस्ट्रक्शन है इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज हुआ है, डायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट या इमीडिएट। तो इसमें आपका यूज हुआ है रजिस्टर इनडायरेक्ट। कौन यूज हुआ है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है बी का, ठीक है, वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी इज पुश टू द स्टॉक। ठीक है, बी में जो हमारा बी क्या है, रजिस्टर है, इस रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगा उसको हमको कहा स्टैक में पुट कर देना है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया हमारा स्टैक इनडायरेक्ट रजिस्टर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है इन ए माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन। ठीक है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमको एग्जीक्यूट करना है वो कहां पे स्टोर होता है, तो कितनी बार हम देख चुके हैं, स्टैक पॉइंटर होता है, नहीं होता है, एड्रेस लैच होता है, नहीं होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। तो ये हमारा सही है ऑप्शन थर्ड, प्रोग्राम काउंटर में हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द पाथ ऑफ द डाटा विद इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कौन सा प्रोग्रामिंग है जो डाटा के पाथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, डाटा के पाथ को कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर है आपके पास माइक्रो प्रोग्रामिंग। क्या है ये, माइक्रो प्रोग्रामिंग। माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है आपका वो लो लेवल का प्रोग्रामिंग है जिसका यूज किया जाता है सीपीयू के कंट्रोल लॉजिक को इंप्लीमेंट करने में। सीपीयू के कंट्रोल लॉजिक को इंप्लीमेंट करने में इसका यूज इसका यूज होता है। माइक्रो प्रोग्रामिंग को लिखते हैं हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के रूप में, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के रूप में हम लिखते हैं। और ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है। और ये जो ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है वो आपका एक्टिवेट होता है कंट्रोल सिग्नल के थ्रू। ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक्टिवेट करता है किसको, कंट्रोल सिग्नल को, जो डायरेक्टली मैनेज करता है किसको, कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट करता है, जो कि डायरेक्टली मैनेज करता है आपके हार्डवेयर के डाटा पार्ट को। इसको हार्डवेयर के डाटा पार्ट को मैनेज करता है कि कैसे डाटा फ्लो होना चाहिए रजिस्टर, एएलयू और मेमोरी के बीच में। ठीक है, रजिस्टर, एएलयू और मेमोरी के बीच में कैसे डाटा का ट्रांसफर होना चाहिए ये आपका मैनेज करता है। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड दस
इनहेंसेस स्पीड इज रेफर टू एज। ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि इसेंशियल इंस्ट्रक्शन, जरूरी इंस्ट्रक्शन को माइक्रोप्रोसेसर के चिप पर स्टोर करता है, जिससे उसका स्पीड बढ़ जाता है। MIMD, CISC, RISC, SIMD। तो ये है आपका थर्ड RISC। ये हम अभी हम देखा था क्या होता है फुल फॉर्म, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसमें हम लोग जो इंस्ट्रक्शन है वो कम यूज करते हैं। ठीक है, जिसके चलते हमारा जो सिस्टम है उसका स्पीड बढ़ जाता है, और स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि इसका जो थ्रूपुट है वो भी बढ़ जाता है। थ्रूपुट क्या होता है, तो थ्रूपुट होता है इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसके बाद एक और आर्किटेक्चर आपके पास सिस्क, CISC। ये होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि मेनली फोकस करता है कोड साइज को मिनिमाइज करने में। क्या, कोड साइज को मिनिमाइज करने में ये फोकस करता है। ठीक है, और इसको क्या करता है स्पीड बढ़ाने में फोकस करता है। क्लियर। नेक्स्ट है a register in the microprocessor that keeps track of a answer or result। ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो कि आंसर और रिजल्ट को ट्रैक करता है ऑफ एनी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है उसको वो ट्रैक करता है। कौन, एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये आपका होता है एक्यूमुलेटर। जो भी हम अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट करते हैं उसमें जो भी रिजल्ट मिलता है वो हमारा जाकर फाइनली स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। क्लियर है। इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली, ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन एड R4#3 बताए थे। हैश कहां पर यूज होता है आपका, बताइए। इमीडिएट मोड में। कहां यूज होता है, इमीडिएट मोड में यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन CMP, मूव, JMP, कॉल। ठीक है, तो मूव जो आपका है वो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये आपका डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। कैसा है ये आपका डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। ये जो है आपका CMP, ये जो कमांड है वो यूज होता है कंपेयर करने के लिए, और JMP ये होता है जंप करने के लिए, और कॉल यूज करते हैं सब रूटीन को कॉल करने के लिए, इसको सब रूटीन को कॉल करने के लिए। नेक्स्ट बोलता है द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन इज ऑफ द फॉर्म। ये जो एड्रेसिंग मोड है एड x, y, ये किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, इंडेक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, इमीडिएट है या इनडायरेक्ट है। इमीडिएट में हैश लगाते हैं, होगा नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट में भी ब्रैकेट लगाते हैं, होगा नहीं। तो ये होगा आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास खाली स्थान प्रोवाइड्स ए बस आर्किटेक्चर that also supports peripheral and devices like hard disk, drive, network and etc। कौन सा बस आर्किटेक्चर है जो सपोर्ट करता है आपके पेरिफेरल डिवाइस को, जैसे हार्ड डिस्क और ड्राइव नेटवर्क को। PCI बस, डाटा बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस। तो इसका आंसर है आपके पास PCI बस, यानी कि ऑप्शन 1। अच्छा, PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसको
डिजाइन किया गया है, ठीक है, हाई स्पीड जो पेरिफेरल होता है, जैसे कि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, हार्ड डिस्क, इन सबको, ठीक है, हाई स्पीड जो पेरिफेरल डिवाइस है, इन सबको प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए पीसीआई बस का यूज किया जाता है, ठीक है। डाटा एड्रेस और कंट्रोल, ये सब क्या है हम हमारे पास, ये कंपोनेंट जो है आपके वो सिस्टम बस के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत सिस्टम बस के अंतर्गत आते हैं, जो आपके मेनली यूज किए जाते हैं डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये आपके सिस्टम बस के अंतर्गत आते हैं। और ये जो आपके हैं मेनली यूज किए जाते हैं सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर यहां तक? इन तीनों बस को मिला करके बोलते हैं सिस्टम बस। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया, थैंक यू। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।